हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो गाइस, इस चैप्टर में हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और उनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। अब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारंपरिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी हमारा जो पर्यावरण है उसमें उपलब्ध प्रत्येक जो वस्तु है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो एक संसाधन है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। उन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी आप भी अन्य लोगों की तरह ही संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा अगर नहीं है तो संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है और मानव स्वयं है वह संसाधनों का एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनको संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। तो इन संसाधनों का वर्गीकरण है वो हम निम्न प्रकार से करेंगे: उत्पत्ति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर है जैव और अजैव। सामर्थ्य के आधार पर है नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर के आधार पर है संभावित, विकसित, भंडार और सिंचित कोष। अब है संसाधन का जो ये चार्ट बना हुआ है, इसके द्वारा हम समझते हैं। यानी इस चार्ट में संसाधनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो प्राकृतिक और मानवीय, तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक में आते हैं नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। नवीकरण में आते हैं सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल। और जैव के अंदर आते हैं प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव। और अनवीकरण योग्य के अंदर आते हैं पुनः चक्र जैसे धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अब है मानवीय, तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। क्रियाकलाप: प्रत्येक संवर्ग में से कम 2 संसाधनों की पहचान करनी है। संसाधनों के प्रकार: अब हम संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन है, तो जैव संसाधन के अंदर यानी इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। अब समापत्ता के आधार पर, तो इसके अंदर आते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ और सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है।
अब है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक प्रकार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर, तो इसके अंदर आते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। तो अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करनी है। अब है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो ये संसाधन है वो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं और गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय जो क्षेत्र हैं उसके सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ के रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं और देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। और आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किमी तक महासागरीय क्षेत्र, भूभाग व समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। यानी ऐसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं और तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर अपरजक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपरजक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, तो वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। विकसित संसाधन, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता है, उसकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन है वो कहलाते हैं ये। और संसाधनों का विकास है वो प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। भंडार में शामिल उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। सिंचित कोष, तो ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। यानी जो सिंचित कोष है ये संसाधन है वो भंडार का हिस्सा है। तो इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लिया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन, सिंचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। वह क्रियाकलाप, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और घरेलू कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने
मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायलय बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों एवं देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरफ के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषकीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषकीय विकास, तो सतत पोषकीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है और विकास पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। संसाधनों का विकास, तो संसाधनों का विकास कैसे होता है, कैसे जरूरी होता है, यानी संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। तो कुछ व्यक्तियों के लालचवंश, संसाधनों का हास और संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, तो जिससे समाज दो हिस्सों में संपन्न हो गया, संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषकीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 क्या है कि ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहरों रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषकीय विकास हासिल करना है। और ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है और ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यह जल आधारभूत अवसंरचना, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्रियाकलाप, अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उनकी आपको पहचान करनी है। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। तो वो सोपान कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना और संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में संविध स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। ज्ञात करो, यानी समुदाय
भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ये आपको ज्ञात करना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता सड़क है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तंदुरुस्ती रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इस सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। अब है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। इसका उदाहरण है कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इसके लिए विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। तो वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1976 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रैंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना है वो प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। अब है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है आदि हैं, ये पाए जाते हैं। तो लगभग 43% जो भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्रों के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र का है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो आप चित्र संख्या 1.3 यानी मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आप देख सकते हो, यानी जो मैदान है वो नीले कलर के अंदर यानी 43% और जो पर्वत है वो हैं
गुलाबी यानी पिंक कलर में आप देख सकते हो, यानी जो पर्वत हैं वो 30% और जो पठार हैं वो 27% पर हैं। अब है सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1914 से 15। तो इसमें है प्रतिवेदी क्षेत्र यानी 100%। तो इसमें आप देख सकते हो कि वन, तो वन है वो 18.11 और जो बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि है वो 18.11। गैर कृषि परियोजना के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो आता है 46.26। स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर जो भूमि है वो है 4.71। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो आते हैं 3.50। कृषि योग्य बंजर भूमि तो ये है 4.0। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति तो ये है 3.6। वर्तमान प्रति है 4.9 और शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है वो है 45.5। अब है भू उपयोग। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाहें, अन्य गोचर, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। प्रति भूमि तो वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। वर्तमान प्रति भूमि के अंतर्गत वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। शुद्ध यानी निवल यानी बोया गया क्षेत्र तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ। तो गाइज, हम इस वीडियो में इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।